गुड इवनिंग एवरीवन। चलो तो क्वेश्चन क्या है देखो, 1000 kg पर मीटर इज हाउ मेनी ग्राम परसेंट। फिर से हम यूनिट कन्वर्जन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन का मतलब केजी पर मीटर, इस यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 1000। तो इस यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी? बोलो, क्लियर है? अगर मैं सेम क्वांटिटी को एक्सप्रेस करूं ग्राम पर सेंटीमीटर में तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? बताओ। 10 टू द पावर आ रहा है क्या? चलो, अब यहां पर दो सिस्टम ऑफ यूनिट है, केजी और मीटर। कौन सा सिस्टम होगा? एसआई। और ग्राम और सेंटीमीटर कौन सा है? सीजीएस। कौन सा है? तो पहला सिस्टम है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 1000। तो N1 कितना होगा? 1000। फर्स्ट सिस्टम में यूनिट क्या है? बोलो U1, केजी पर मीटर। आ रहा है क्या समझ में? सेकेंड सिस्टम क्या है? सीजीएस सिस्टम। अब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हमको पता नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू हमको पता नहीं है। यूनिट क्या है? बोलो, ग्राम पर सेंटीमीटर। बोलो, क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ग्राम पर सेंटीमीटर में इसकी वैल्यू क्या होगी, यही निकालना है अपने को। हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2, यही कॉन्सेप्ट रहेगा। N1 कितना है बेटा? 1000। N1 कितना है? 1000। U1 कितना है? केजी पर मीटर। पर बोल रहा हूं मतलब मीटर कहां होगा? डिनोमिनेटर में। इज इक्वल टू N2 ग्राम पर सेंटीमीटर, यही होगा। अब तरीका क्या बताया था मैंने सॉल्व करने के लिए? अपने को N2 की वैल्यू चाहिए, तो हमको दोनों साइड की यूनिट को क्या करना पड़ेगा? कैंसल। क्या करना पड़ेगा? अब केजी और ग्राम कैंसल नहीं हो सकते, मीटर और सेंटीमीटर कैंसल नहीं हो सकते। तो तरीका क्या है? या तो आप एसआई सिस्टम को सीजीएस में कन्वर्ट कर लो, या तो सीजीएस को किस में कन्वर्ट करो? एसआई। आ रहा है समझ में? तो 1000 अपनी जगह, मैं क्या कर रहा हूं? एसआई सिस्टम को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? सीजीएस में। बोलो, क्लियर है? तो 1000 तो है ही, केजी की जगह क्या लिखूंगा? केजी मतलब 1 केजी। 1 केजी इज हाउ मेनी ग्राम? 1000 ग्राम। मैं क्या कर दिया? इस यूनिट को किस में कन्वर्ट कर दिया? सीजीएस में। किस में कन्वर्ट कर दिया? सीजीएस में। तो केजी की जगह 1000 ग्राम लिख सकता हूं अपॉन, फिर से मीटर मतलब 1 मीटर। 1 मीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर? क्योंकि मीटर का सीजीएस क्या होगा? सेंटीमीटर। जैसे केजी का सीजीएस हो गया ग्राम, तो मीटर का क्या होगा? सेंटीमीटर। तो मीटर को सीजीएस में कन्वर्ट करो, क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। कन्वर्ट हो गया, देखो ये भी किस में कन्वर्ट हो गया? ग्राम पर सेंटीमीटर। बोलो, क्लियर है? इज इक्वल टू N2 ग्राम पर सेंटीमीटर। अब हुआ क्या इससे फायदा कि दोनों साइड ग्राम ग्राम कैंसल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो गया? कैंसल। आ रहा है क्या समझ में? तो जब भी यूनिट कन्वर्जन करना होगा आप यूज करोगे N1U1 इज इक्वल टू N2U2, और किसी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करोगे। क्लियर है पॉइंट? तो यहां से देखो 100 में से कैंसल होगा 1000, तो यहां 10 बचेगा। एक 1000 है, 1000 मतलब 10 की पावर 3, और इधर 10 है, 10 की पावर 3 और 10 कितना आ जाएगा? 10 की पावर 4। तो N2 कितना आ जाएगा? 10 की पावर 4 या 10,000। बोलो, क्लियर है? इसका मतलब हम बोलेंगे कि 1000 केजी पर मीटर इज इक्वल टू 10,000 ग्राम पर सेंटीमीटर। 10 की पावर 4 की जगह क्या लिख सकते हैं? 10,000। समझ में आया कैसे करना है यूनिट कन्वर्जन? क्लियर हुआ? देख लो इसको। क्लियर है क्या? चलो एक और क्वेश्चन बनाओ। $54 किलोमीटर पर आवर इज हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड?
54 किलोमीटर पर आवर इज हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड। अब किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट है? स्पीड की। किसकी यूनिट है? तो ये क्वांटिटी जो दी गई है ये कौन है? स्पीड है। कौन है? स्पीड। स्पीड की वैल्यू किलोमीटर पर आवर में कितनी है? 54। इसी वैल्यू को हमको मीटर पर सेकेंड में फाइंड करना है। तरीका वही है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। यूनिट कन्वर्जन हो रहा है। आगे क्या? सर 15 आ रहा है। फैजान का आ गया, अथर्व का आ गया। आगे बेटा दिशा, वंशिका का आ गया। आगे प्रणव का आ गया, गुड। शाश्वत का आ गया, अर्जुन का आ गया, गुड। तेजल आ गया, गुड। शिवांगी का आ गया। आदि आगे क्या बेटा? आशी, श्रिया का आगे। चलो बना लेते हैं। देखो आगे जब आप मैकेनिक्स में जाओगे तो कई बार आपको स्पीड ना किलोमीटर पर आवर में दी होगी, लेकिन हम न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करेंगे तो या तो एसआई सिस्टम में सॉल्व करेंगे या तो सीजीएस में। ऑब्वियसली ये प्रैक्टिकल यूनिट है। किलोमीटर पर आवर इज नॉट, ना ही एसआई यूनिट है ना सीजीएस यूनिट है, तो ये क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट। इसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एसआई में। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये हमको आना चाहिए आगे। ठीक है, शॉर्टकट मैं इसका बता दे रहा हूं, आगे के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी किलोमीटर पर आवर दे तो कितना मीटर पर सेकेंड होगा, उसके लिए आप क्या करोगे? जब भी किलोमीटर पर आवर दे आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। किसे? 5/18। ये शॉर्टकट है। ठीक है, तो 18 3 टाइम्स जाएगा, 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या? जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा तो किलोमीटर पर आवर की जो भी वैल्यू होगी उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। ठीक है, आगे मैकेनिक्स में आपको क्योंकि ये कन्वर्जन लगेगा, है ना, तो ये तो आपको ध्यान रखना है शॉर्ट। लेकिन चलो अब सिस्टम से हम करते हैं जैसा हमने सीखा है। फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? N1 कितनी है? 54। ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और ये हो गई यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू इज N1 विच इज 54 और सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? U1 क्या है? किलोमीटर पर आवर। बोलो क्लियर है? अब मीटर पर सेकेंड में न्यूमेरिकल वैल्यू अपने को पता नहीं है, तो सपोज इट इज N2, तो ये N2 हमको निकालना है। और सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट क्या हो गई? U2, दैट इज मीटर पर सेकेंड। दो यूनिट्स है, वन इज किलोमीटर पर आवर एंड अनदर इज मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या? बेटा किसी भी वैल्यू के पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, है ना। मैं जैसे लिख रहा हूं मास 100 kg, तो ये हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या हो गई? यूनिट। आ रहा है ना समझ में? करंट, मान लो करंट है 10 एम्पियर, तो ये हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू और ये क्या हो गई? यूनिट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के पास न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट तो होगी ही। बोलो क्लियर है? वो फिजिकल है ना, और इन दोनों को मिला के न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मिला के क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। समझ में आ रही है? तो वैसे ही इसमें देखो न्यूमेरिकल वैल्यू 54, यूनिट है किलोमीटर पर आवर।
अब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू अपने को पता नहीं, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। एक सिस्टम ऑफ यूनिट ये है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट ये है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। तो ये किसका पार्ट आ गया, कन्वर्जन ऑफ यूनिट का। यूनिट कन्वर्जन करने का तरीका मैंने बताया है, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। चलिए लगाएंगे, n1 कितना है 54, हम लगा रहे हैं n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। n1 कितना है 54, u1 कितना है किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू n2 हमको निकालना है मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है। अब हमको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, तो दोनों साइड की यूनिट को कैंसिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। इसका मतलब या तो आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, या मीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट करो, किलोमीटर पर आवर। ज्यादा इजी है, किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। क्लियर है। तो 54 अपनी जगह है, किलोमीटर मतलब कितना मीटर होता है 1000 मीटर। कितना होता है, किलोमीटर कन्वर्ट हो गया मीटर में। नीचे आर है, आर को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। बोलो 1 आवर कितना सेकंड होता है 3600। समझ में आ गया, ये कन्वर्ट हो गया सेकंड में। क्लियर है पॉइंट। तो इधर भी हमारे पास क्या आ गया, मीटर पर सेकंड, और इधर भी क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया n2 मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर है। हमने क्या किया, दोनों साइड की यूनिट को सेम कर दिया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। मीटर पर सेकंड क्या हो गया बेटा, कैंसर। ठीक है क्या। अब देखो ये क्या आ रहा है, देखो 1 2 1 2 कैंसल, ये हो गया 5 और ये हो गया 18। तो देखो 54 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5/18। तो शॉर्टकट क्या है कि वैल्यू को जो भी किलोमीटर पर आवर में उसको डायरेक्टली क्या कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है ये। सो 18 3 टाइम्स 3 5 15। तो n2 कितना आ गया 15। तो हम बोल सकते हैं कि किलोमीटर पर आवर में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू 54 है, तो यही न्यूमेरिकल वैल्यू की वैल्यू मीटर पर सेकंड में कितनी होगी 15। तो हम बोल सकते हैं 54 किलोमीटर पर आवर इज 15 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर है क्या पॉइंट। तो ये हमने लास्ट क्लास में जो देखा था उसका थोड़ा सा रिवीजन हो गया। ठीक है बेटा, जो भी क्लास में पढ़ते हैं ना उसको घर जाके रिवाइज किया करो। करते हो आप लोग, नहीं करते हो? ईमानदारी से बताओ, कर रहे हो? रिवीजन कंटिन्यू होना चाहिए ना। अगर घर जाके कुछ डाउट आता है तो उसको पूछा करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट फिर हमने क्या देखा बोलो, डायमेंशंस। वीडियो देख लिया था तीनों? अभी लेटेस्ट वाला थर्ड, सेकंड देखो, थर्ड का आधा देखो। तेजल देखिए, वीडियो देख लियो, रिकॉर्डिंग लेक्चर 1 2 और 3 का रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा था, डायमेंशंस। डायमेंशंस में मैंने क्या लिखना सिखाया था आप लोगों को, डायमेंशनल फॉर्मूला। बोलो क्लियर है। डायमेंशनल फॉर्मूला हम किसके बेसिस में बताते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के सिंबल्स के बेसिस पे। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है बेटा, 7। कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज, जल्दी बोलो। मास, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, और बोलो ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ। तो टोटल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, 7, है ना। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है हमने
उसको टोटल है ना 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। वन इज फंडामेंटल एंड अनदर इज डिराइव्ड। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज टोटल 7 होती है। इनको छोड़ के बाकी सब क्या होती है? डिराइव्ड। क्या होती है? डिराइव्ड। डिराइव्ड का मतलब बाकी सब क्वांटिटीज इन्हीं क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से मिलके बनी है। जैसे डिस्टेंस, स्पीड है, स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी। कैसे? अगर मैं इसको बोल रहा हूं डिराइव्ड क्वांटिटी, मतलब ये कहीं ना कहीं किससे मिलके बनी है? फंडामेंटल क्वांटिटी के। स्पीड इज डिस्टेंस। अच्छा, स्पीड किससे मिलके बनी है? तो इसके लिए आपको स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड क्या होती है बोलो? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब लेंथ, डिस्टेंस मतलब लेंथ, टाइम मतलब टाइम। ठीक है ना? तो ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी है स्पीड, इसलिए स्पीड को क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? आ रहा है समझ में? तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मिलके बनी हो। क्लियर है? समझ में आया? वैसे ही जैसे हमने लिखा है करंट। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। Q इज चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज क्या हो जाएगा बेटा? करंट इंटू टाइम। I से मैं किसको डिनोट कर रहा हूं? करंट को। Q से चार्ज को। अब चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी, क्यों? क्योंकि ये किससे मिलके बनी? करंट और टाइम के कॉम्बिनेशन से। अब ये कॉम्बिनेशन मल्टीप्लिकेशन वाला भी हो सकता है और डिवीजन वाला भी हो सकता है। यहां पर डिवीजन वाला कॉम्बिनेशन था, यहां पर किसका है? मल्टीप्लिकेशन वाला। चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। पढ़ा है हमने स्कूल में? करंट इंटू टाइम। करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है, दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके बन रही है चार्ज। तो चार्ज क्या होगी? डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या होगी? तो फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ के बाकी सारी क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी ही है। बाकी सारी क्वांटिटीज क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। बोलो क्लियर है? अब एक चीज समझो कि ये डिराइव्ड क्वांटिटी किससे मिलके बनी है। ये या तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए तो समझ में आ जाएगा, या दूसरा इसकी यूनिट पता होना चाहिए। बोलो स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर। मीटर किसके लिए होता है? लेंथ के लिए। मीटर मतलब किसकी यूनिट है? लेंथ की। और सेकेंड किसकी है? टाइम। तो अगर आपको यूनिट पता चल जाएगी तो भी आप बता सकते हो कि ये क्वांटिटी कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी है। समझ में आ रहा है? ये या तो फॉर्मूला पता हो, जैसे देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, इससे भी निकाल लिया, या तो यूनिट पता हो मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या? जैसे एक्सेलरेशन किससे मिलके बना है? तो एक्सेलरेशन की यूनिट अपने को पता है, क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पता है ना सबको? मीटर किसके लिए होगा बोलो? लेंथ के लिए। अपॉन सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड क्या है? टाइम। तो टाइम का स्क्वायर। बोलो क्लियर है? लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, कहीं ना कहीं ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन है। इससे मिलकर जो भी बनेगा वो क्या होगा? एक्सेलरेशन। क्या कहलाएगा? डिराइव्ड क्वांटिटी। समझ में आ रहा है ये? तो फंडामेंटल क्वांटिटी को बाकी है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी के अलग अलग कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है क्या? फोर्स किससे मिलकर बना होगा? फोर्स भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। फोर्स किससे मिलकर बना होगा? कैसे निकालेंगे? या तो उसका यूनिट पता हो, यूनिट अगर याद नहीं है मान लो, अब यूनिट एक न्यूटन होता है, तो न्यूटन से तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। अपने को फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी वो पता करना है, तो हमको या तो यूनिट डायरेक्टली याद होना चाहिए, लेकिन यूनिट किस फॉर्म में होना चाहिए? फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में। और अगर वो याद नहीं है तो फॉर्मूला लगा दो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? तो फोर्स किससे मिलके बना है? बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। आ रहा है क्या समझ में? तो मास के लिए अच्छा, अगर इसकी आप प्रॉपर यूनिट निकालना चाह रहे हो, प्रॉपर एसआई यूनिट, केजी, मीटर या मीटर परसेंट किस टाइप का है, तो इसकी प्रॉपर एसआई यूनिट आप यहां से निकाल सकते हो। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी।
एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स की जो प्रॉपर एसआई यूनिट है क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? क्योंकि न्यूटन बोलने से समझ में नहीं आ रहा है ना क्लियर, अब समझ में आया कि इसमें मास भी है, लेंथ भी है, और अपॉन में क्या है, टाइम का स्क्वायर। तो बोल सकते हैं केजी किसके लिए होता है हमेशा, मास, मीटर मतलब लेंथ, अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो फिर से देखो, ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से मिलके बन रहा है फोर्स, इसलिए फोर्स क्या होगी, एक डिराइव्ड क्वांटिटी। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि, है ना, आपको यूनिट पता है तो भी निकाल सकते हो, और फॉर्मूला पता है तो उससे भी आप निकाल सकते हो। तो दो चीजें क्लियर हो गई, वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड अनदर इज डिराइव्ड क्वांटिटी। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं कि क्या पढ़ने वाले, लास्ट क्लास में हमने जो स्टार्ट किया था डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या ये स्टार्ट किया था, डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो उससे भी हमको अंदाजा लग जाएगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी है। उसके लिए सिंबल हमने क्या यूज किया था, मास के लिए सिंबल क्या था, एम, लेंथ के लिए एल, टी, टाइम के लिए टी, करंट के लिए बोलो आई और ए, टेम्परेचर के लिए के और थीटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए म्यू और मोल। बोलो क्लियर है? यूज किया था हमने ये सिंबल। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको इन सिंबल्स के बेसिस पे बताना है। जैसे अगर मैं बोलूं व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का भी वही तरीका है कि अगर आपको यूनिट पता है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। स्पीड की यूनिट बोलो क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, और मीटर किसके लिए, लेंथ के लिए, और सेकेंड किसके लिए, टाइम के लिए। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एल, तो मीटर का पावर 1 है तो लेंथ का भी पावर क्या होगा, 1। सेकेंड मतलब किसके लिए, टाइम के लिए, टाइम का डायमेंशनल जो सिंबल है क्या है, टी है, टी मतलब टी की पावर 1। तो क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, ब्रैकेट हमेशा डायमेंशनल फॉर्मूला स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, मास है क्या, नहीं है तो m0 लिख दो, क्या लिख दोगे, L1, और T1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, T1। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। समझ में आया? पक्का? वैसे ही चलो, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे बोलो, करंट किससे मिलके बना है बेटा, सॉरी करंट बोल रहा हूं, चार्ज, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज की यूनिट क्या होती है बोलो, या तो कूलम्ब बोलोगे या तो क्या बोलोगे, एम्पियर सेकेंड, क्या बोलोगे, एम्पियर सेकेंड, क्योंकि चार्ज होता है करंट इंटू टाइम। करंट की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर, और टाइम की यूनिट सेकेंड, तो चार्ज की यूनिट होगी एम्पियर सेकेंड, या इसी को क्या बोलते हैं, कूलम्ब, क्या बोलेंगे, कूलम्ब। तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला किसके टर्म में बताते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के सिंबल के टर्म में। चार्ज किससे मिलके बना है, करंट इंटू टाइम से। करंट का सिंबल क्या है, आई, तो आई की पावर 1 इंटू टाइम के लिए कैपिटल टी, टी की पावर 1। तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, I1 टी की पावर 1। आ रहा है क्या समझ में? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है क्या बोलो, मैंने बोला था इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला M1L1। फिर से कैसे निकाल सकते हो, अगर आपको यूनिट पता है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। फोर्स की यूनिट अभी मैंने निकाला था, क्या थी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स की यूनिट थी। अब यहां से आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। केजी किसके लिए है, मास के लिए, मास का पावर 1 है इसलिए M1 हो जाएगा। मास के लिए सिंबल क्या है, कैपिटल M। ये मीटर है, मीटर किसके लिए, लेंथ के लिए, तो L का पावर 1 अपॉन टाइम का स्क्वायर, टाइम के लिए क्या है, T स्क्वायर। बोलो क्लियर है?
तो ये m1 L1 टी स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा t माइनस 2। आ रहा है ये समझ में? तो क्या आ जाएगा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 t माइनस 2। बोलो क्लियर है क्या? m1 L1 t माइनस 2। ठीक है, पक्का? तो आपको अगर यूनिट पता चल जाए प्रॉपर, लेकिन ये यूनिट किसके टर्म में होना चाहिए? फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में। इसमें कहीं ना कहीं ये केजी किसकी यूनिट है? मास की। मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। मीटर लेंथ की यूनिट है, इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो यूनिट्स आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में पता होना चाहिए, तो भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो। बोलो क्लियर है? अच्छा, ये जो पावर में है बेटा 1 और -1, इनको बोलते हैं डायमेंशंस। क्या बोलेंगे? डायमेंशंस। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो पूरा लिखा हुआ है, ये इसको बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला। लेकिन ये जो पावर में है, इन पावर्स को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। तो अगर मैं बोलूं डायमेंशंस ऑफ स्पीड बताओ, तो आप कैसे लिखोगे? मास में कितना है? 0। आप बोलोगे 0 इन मास। मास में नहीं। लेंथ में कितना है? 1, तो 1 इन लेंथ। टाइम में कितना है? -1, सो -1 इन टाइम। समझ में आया क्या? वैसे ही चार्ज के लिए लिखोगे, क्या लिखोगे बोलो? डायमेंशंस। चार्ज के डायमेंशंस क्या है? करंट में 1 और टाइम में 1, तो 1 इन करंट, 1 इन टाइम। वैसे ही फोर्स के डायमेंशंस बोलो, 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। समझ में आ रहा है? तो ये जो पावर होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं डायमेंशंस। समझ में आ रहा है? चलो क्वेश्चन लिखेंगे। अच्छा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने बोला था याद कर लेना, ठीक है? काम आएगा बहुत जगह। Find dimensional formula of work done. Find dimensional formula of work done. आपको वर्क मैंने पढ़ाया नहीं है, ब्रैकेट में आप लोग हिंट लिख सकते हो। वर्क होता है, वर्क को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? W से। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पढ़े हो क्या? और भी डेप्थ होता है इसमें, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए जनरल फॉर्मूला तो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने हिंट दे दिया, ठीक है? अब आपको क्या निकालना है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। क्या रहे? m1 L2 t -2। गुड। श्वेता का आ गया, आयशा का आ गया, अथर्व का आ गया। आगे बेटा आशी का आ गया, शाश्वत का आ गया, m1 L2 t -2 आ गया, तेजल का, गुड। शिवांगी का आ गया, श्रिया का आ गया, और किसका है? आगे बेटा
क्या नाम है आपका? क्षेम प्रकाश का आगे। चलो गुड, आंसर विल बी M1 L2 T माइनस 2। देखो अब समझो इसको, हमको बेटा समझ लो, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका निकालना है? वर्क का। ठीक है, अब अगर मेरे को शॉर्ट में तुरंत निकालना रहेगा तो मैं फटाफट अभी बता दे रहा हूं, फिर उसको थोड़ा लॉन्ग में भी कर लेंगे। वर्क डन का आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्क डन, अब देखो वर्क की यूनिट अपने को पता है जूल है, लेकिन जूल से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन थी, न्यूटन से कुछ समझ आ रहा था क्या? नहीं। वैसे ही वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल, उससे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अपन फॉर्मूला लगा के देखते कि वर्क किसका वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेस। ये 9-10 में पढ़े हो आप लोग। तो अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क चाहिए तो इट इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर मुझे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल जाए और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। क्लियर है पॉइंट? अब शॉर्टकट ये है कि सपोज कर रहा हूं मैं कि आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है। ठीक है, तो चलो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो, M1 L1 T माइनस 2 होगा इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगेन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ। या तो डिस्टेंस बोलूं या डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही क्या है? लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट का नेचर अल्टीमेटली क्या है? कि वो लेंथ है। बोलो क्लियर है? क्योंकि हमको इसको फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखना है। डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ होती है और डिस्टेंस भी क्या होती है? लेंथ। तो इसका नेचर क्या है? ये लेंथ है। तो लेंथ है मतलब क्या लिखूंगा? L की पावर 1। क्या लिखूंगा? L की पावर 1। लेंथ के लिए सिंबल क्या है? L। तो क्या आ जाएगा? वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलिए, M1 L1 इंटू L1 क्या हो जाएगा? L2। L1 इंटू L1, जब भी पावर्स होते तो पावर, ये मल्टीप्लीकेशन है तो पावर को ऐड करोगे। क्या करोगे? ऐड। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। M1 L1 और L1 कितना हो गया? L2 T माइनस 2। तो ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। समझ में आ रहा है क्या? बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अगर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है तो इजीली आ जाएगा। क्लियर है क्या? अच्छा, और क्या हमने पढ़ा था? M1 L2 T माइनस 2। और किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है बोलो? गुड, विवेक का आंसर गुड। एनर्जी, लास्ट क्लास में हमने एनर्जी का निकाला था, काइनेटिक एनर्जी के थ्रू निकाला था, M1 L2 T माइनस 2। तो ये नीट में आता है बेटा कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके जैसे, तो 4 ऑप्शन दे देगा। आंसर क्या आ जाएगा? एनर्जी। किसके जैसे है? एनर्जी। एनर्जी का भी डायमेंशनल, सॉरी फोर्स का बोल रहा हूं, वर्क। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके जैसे? 4 ऑप्शन दे देगा। एक में फोर्स दे देगा, दूसरे में एनर्जी दे देगा, तीसरे में एक्सेलरेशन बोल देगा, चौथे में स्पीड दे देगा। तो आंसर क्या जाएगा? एनर्जी। क्या जाएगा? एनर्जी। आ रहा है क्या समझ में? क्योंकि एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में निकाला था, वो भी था M1 L2 T माइनस 2। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर सेम है ना बेटा। अगर आपके पास एनर्जी तभी आप वर्क कर सकते हो, या अगर आप वर्क करोगे तो वो किस में कन्वर्ट होगी? एनर्जी। पेट्रोल भराते हैं गाड़ी में, क्यों भराते हैं पेट्रोल? एनर्जी मिले। फ्यूल का क्या होता है? कंबशन। टंकी के अंदर में फ्यूल का क्या होता है? कंबशन। उससे कौन सी एनर्जी मिलती है? हीट एनर्जी। कौन सी? हीट एनर्जी मिली। एनर्जी मिली गाड़ी को, गाड़ी चलने लग गई। गाड़ी को खाना डालोगे तो चलेगी क्या? नहीं। तो गाड़ी का खाना या एनर्जी का सोर्स कौन है? पेट्रोल। पेट्रोल अल्टीमेटली क्या देगा? एनर्जी। एनर्जी से गाड़ी चल रही है, तो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? वर्क में। तो एनर्जी और वर्क दोनों एक ही चीज है। बोलो क्लियर है? आप वर्क कर सकते हो, दौड़ भाग कब कर सकते हो? जब आप क्या करोगे? कुछ खाओगे पियोगे, आपके पास एनर्जी होगी। बोलो क्लियर है ना? तो एनर्जी और वर्क एक ही चीज है, इसलिए दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा? सेम। समझ में आ रहा है ये? क्लियर है? तेजल ध्यान लगाओ इधर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ये नीट में आया क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लेन एंगल। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लेन एंगल। फाइंड डायमेंशनल प्लेन एंगल मतलब वही जो एंगल अपन पढ़ते हैं ना, थीटा 30 डिग्री। हाँ बेटा, गुड। एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कैसे देखो, एंगल का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में? एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। याद आ रहा है? लेंथ मतलब ये भी लेंथ है, रेडियस भी क्या है? लेंथ। ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है ना। तो एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे फाइंड करूंगा? क्योंकि एंगल होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगल इज ऑब्टेन्ड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ आर्क दैट इज L1 अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज L1। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो किसका डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा? थीटा का। आ रहा है ना समझ में? क्योंकि थीटा किससे किससे मिलके बना है? लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ सर्कल से, ठीक है ना। जैसे वर्क डन किससे मिलके बना था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इनटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला किसका डायमेंशनल फॉर्मूला देगा? वर्क का। वैसे थीटा किससे मिलके बना है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अपॉन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है ये मिलके किसका डायमेंशनल फॉर्मूला देगा? थीटा का। व्हाट इज थीटा? एंगल। आ रहा है समझ में? So theta which is angle is equal to length of arc upon radius of circle। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये तो लेंथ है ही, सीधा सीधा नाम में लिखा है। और रेडियस भी क्या होती है? लेंथ। रेडियस बोलो, डायमीटर बोलो, वो भी क्या है? एक लेंथ है। तो लेंथ ऑफ आर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? मास है क्या? नहीं है, m0 लिखूंगा। लेंथ है L1, टाइम है क्या उसमें? नहीं है, तो T0। तो या तो मैं ऐसा लिखूं, मास नहीं है तो m0, लेंथ है L1, T0। m0 मतलब 1, T0 भी 1। तो या तो ऐसा लिखूं या तो सीधा L1, दोनों का मतलब क्या हो गया? सेम। आ रहा है समझ में? तो लेंथ ऑफ आर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला L1, रेडियस का भी डायमेंशनल फॉर्मूला L1, दोनों डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? कैंसल। क्या हो जाएंगे? कैंसल। समझ में आ रहा है? कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब ये एंगल इज अ डायमेंशनलेस। एंगल इज डायमेंशनलेस। बोलो क्लियर है? समझ में आया? तो लिख लेंगे एंगल इज डायमेंशनलेस। एंगल इज डायमेंशनलेस। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में अभी रिसेंट। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है ये क्यों हुआ ऐसा? पक्का? एंगल का फॉर्मूला हमको पता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ लेंथ कैंसल होगा, ठीक है, आएगा 1। 1 क्या है? क्या ये कोई फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या? नहीं, ये सिंपली एक नंबर है विच इज डायमेंशनलेस, विच इज डायमेंशनलेस। बोलो क्लियर है? सो हेंस थीटा इज डायमेंशनलेस। ना उसमें मास होगा, ना लेंथ होगा, ना टाइम होगा, कुछ कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होगी। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला अच्छा एक चीज ध्यान रखो बेटा, ये क्योंकि पहला चैप्टर है, इसमें आगे की फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ रहे हैं, वर्क डन ये सब पढ़ रहे हैं ना,
तो बहुत ज्यादा उसका लोड नहीं लेना। वो वर्क जब हम पढ़ेंगे, वर्क पावर एनर्जी जब चैप्टर आएगा पर्टिकुलर, तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मेरी मजबूरी बताना है, जरूरी है, तो थोड़ा थोड़ा अभी इंट्रोडक्शन देते चल रहा हूँ। बाकी डिटेल में हम बाद में देखेंगे फोर्स क्या होता है। अभी तो हम स्पीड भी नहीं पढ़े ना, स्पीड क्या, अभी तो हम डिस्टेंस भी नहीं पढ़े, ठीक है। डिस्टेंस पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, फिर फोर्स पढ़ेंगे, फिर एनर्जी पढ़ेंगे। तो लाइन से रहेगा, तो वो सीक्वेंस में रहेगा। लेकिन ये पहला चैप्टर है और आपको सीक्वेंस से पढ़ाना भी जरूरी है, स्कूल में भी वही है, ठीक है। और ये पहला ही चैप्टर है, लेकिन इसमें आगे के फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको उनका बहुत छोटा छोटा इंट्रोडक्शन देते हुए चल रहा हूँ। डेप्थ में अपन पढ़ेंगे वो टॉपिक्स को। तो अभी आपको रटना नहीं है फॉर्मूला वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नहीं। जब अपन पढ़ेंगे तो आगे बहुत अच्छे से आपको दिमाग में रहेगा वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स की यूनिट्स आपको समझ में आ जाएगी कि वो कैसे आया, ठीक है ना। प्रेशर भी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा था। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकालना सीखा था। तो उसको भी अभी रटो मत, अभी वो अपन जब फ्लूइड पढ़ेंगे तो फ्लूइड में प्रेशर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बोलो क्लियर है? तो आपको याद अगर नहीं हो रहा है तो कोई उसका टेंशन मत लो। हाँ, फोर्स का भी याद रख लो, आगे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अभी इसलिए याद रखने बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वांटिटीज अभी हम बना रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं फोर्स आ ही जा रहा है, ठीक है। नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, अभी मेथड बस सीखो कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है क्या? अब ब्रैकेट में फिर से हिंट लिख लो, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको फ्लूइड नहीं पढ़ा है, फ्लूइड में सरफेस टेंशन पढ़ते हैं। हिंट क्या है? सरफेस टेंशन होता है, अच्छा चलो यूनिट बता दो, यूनिट सिर्फ यूनिट बता दो, उससे बना लोगे। चलो फॉर्मूला ना बना के यूनिट बता देता हूं, ठीक है। चलो, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर। यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर। मैंने बताया था अगर यूनिट पता चल जाए तो आप उससे डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। शाश्वत बोलो। गुड, आएगा। क्या नाम बेटा? साक्षी का आ गया, शाश्वत का आ गया, अर्जुन का आ गया। गुड, फैजान का आ गया, आयशा का आ गया, श्वेता का आ गया। क्या नाम है आपका? खुशी का आ गया। गुड, अथर आ गया। बेटा क्या नाम है आपका? वंशिका आगे। गुड, तेजल का आगे, इधर शिवांगी का आगे, श्रिया का आगे, विवेक आगे। गुड, इधर बेटा प्रणव, अथर आगे, आगे आदिका। गुड, चलो अब देखो सारी चीजें बेटा रिलेटेड है एक दूसरे से। अगर मैं इसकी यूनिट बताया हूं तो आप फॉर्मूला भी बता सकते हो कि सरफेस टेंशन किससे मिलके बना होगा, बोलो। न्यूटन किसके लिए? फोर्स अपॉन मीटर किसके लिए? लेंथ के लिए। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं? आ रहा है क्या समझ में? देखो मैंने बोला ना सारी चीजें रिलेटेड है एक दूसरे से। यूनिट समझो, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या है? देखो हम लोग रटते चलेंगे ना तो कोई मतलब नहीं, थोड़ा माइंड को खोल के रखो, ठीक है। समझो इसको, अगर इसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर तो ऑब्वियसली ये किससे किससे मिलके बना होगा? इसके न्यूमरेटर में होगा फोर्स और डिनोमिनेटर में कौन होगा? लेंथ। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसकी यूनिट क्या बोलूंगा? इसको मैं क्या बोलूंगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट तब यूज करते हैं जब कोई चीज डिनोमिनेटर में हो रही है, तो पर यूनिट लेंथ बोल रहा हूं तो लेंथ कहां होगी? डिनोमिनेटर में। फोर्स अपॉन लेंथ इज सरफेस टेंशन। समझ में आ गया? आगे हम पढ़ेंगे, है ना, पानी का जो सरफेस होता है,
ठीक है, उसी में पाया जाता है सरफेस टेंशन। उसी में क्या पाया जाता है? सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। बोलो क्लियर है? तो अगर मुझे सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, सो इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स विथ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ, क्योंकि ये सरफेस टेंशन किससे किससे मिलके बना है? फोर्स अपॉन लेंथ से। तो अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो चलो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है। ठीक है, सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स बोलिए M1 L1 T-2, वेरी गुड, अपॉन लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलिए L1 L1 क्या हो जाएगा? कैंसर होगा, क्या मिलेगा? M1 T-2। बोलो क्लियर है? तो ये आ जाएगा फॉर्मूला। या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो M1 L0 T-2, क्योंकि लेंथ है नहीं तो L की पावर क्या हो जाएगा? 0। या तो फिर आप सिंपली M1 T-2, दोनों लिख सकते हो, दोनों तरीके से। क्लियर है क्या? लेंथ नहीं है इसलिए L की पावर क्या होगा? 0। ठीक है क्या बेटा? किससे किससे बन गया था? गुड, ऑलमोस्ट सबसे आ गया था बेटा, समझ में आया अभी? तो इस तरह से आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन आता है नीट में, ध्यान रखेंगे, है ना? जैसे जैसे मैं टॉपिक्स पढ़ाते चलूंगा आप लोगों को बताते भी चलूंगा कि किसका कितना वेटेज है नीट में, ठीक है ना? तो ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन ओवरऑल आता है बेटा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी आए, मतलब 2 क्वेश्चन तो बहुत हो गया ना एक चैप्टर से, क्योंकि इतने सारे चैप्टर हैं कि हर चैप्टर से एक एक 2 ही क्वेश्चन आएंगे, तो 2 आ गया मतलब बहुत हो गया। ठीक है, कई चैप्टर से हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना आए, ठीक है, लेकिन इसमें एक से 2 क्वेश्चन तो आता ही है। इसमें आगे हम पढ़ने वाले हैं वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। वो एनसीईआरटी में आपको थ्योरी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल में है वो, है ना? उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, इस साल भी आया था, बहुत इजी था। लीस्ट काउंट फाइंड करना था। लीस्ट काउंट पढ़े हो आप लोग? प्रैक्टिकल में पढ़ोगे भी। लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए आया था नीट में इस बार। ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट से कम 2 क्वेश्चन आता ही है, जिसमें से वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज वाले में से कई बार एक क्वेश्चन आ ही जाता है, और एक क्वेश्चन इधर वाले पार्ट से आ जाता है जिसमें डायमेंशंस ज्यादातर होता है, डायमेंशंस के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अब हम, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हेडिंग रहेगी एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट लिखोगे टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन लिखेंगे हम, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन। टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन। तो अभी हम देख रहे हैं क्या? डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस। ठीक है, जिसमें पहला एप्लीकेशन क्या है कि अगर आपको कोई इक्वेशन दिया है तो उसकी डायमेंशनल करेक्टनेस को आप चेक कर सकते हो थ्रू द नॉलेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है क्या? चलो लिखेंगे इसमें, नेक्स्ट लाइन डैश करके या एरो करके लिखोगे। फॉर दिस पर्पस वी यूज
फॉर दिस पर्पस वी यूज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ऐसा लिखेंगे PRINCIPLE, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. For this purpose we use principle of homogeneity of dimensions. For this purpose we use principle of homogeneity of dimensions. किस पर्पस के लिए? To check the dimensional correctness of a equation. अगर किसी इक्वेशन की डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करना है तो आपको क्या यूज करना है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. क्लियर है? अब इसमें लिखेंगे. अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है बेटा, समझ लो पहले. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझो. अगर मान लो कोई इक्वेशन ऐसा दिया है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी प्लस ई, सपोज ऐसा कुछ दिया, ठीक है. ए बी सी डी ई सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी. क्या है? फिजिकल क्वांटिटी. तो इसके अकॉर्डिंग इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स हैं और इक्वल के राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स हैं, सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम. क्या होना चाहिए? सेम. आ रहा है क्या समझ में? मतलब टर्म्स किसको बोलेंगे? जिनके बीच में भी प्लस या माइनस का साइन होगा उनको एक टर्म बोलेंगे. जैसे ए एक टर्म है, बी इज ऑल्सो अ टर्म, सी इज ऑल्सो अ टर्म, डी इज ऑल्सो अ टर्म, E is also a term. आ रहा है क्या समझ में? मतलब ये एक टर्म हो गया. जिन जिन के बीच में भी प्लस और माइनस का साइन होगा वो क्या होंगे? वो एक एक टर्म होंगे. बोलो क्लियर? तो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स होंगे और राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स होंगे, सभी के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम. मतलब ए का डायमेंशनल फॉर्मूला बी के जैसे होना चाहिए. बोलो क्लियर है? बी का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके जैसे होना चाहिए? सी के. सी का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके जैसे होना चाहिए? डी के. डी का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके जैसे होना चाहिए? बोलो क्लियर है? तो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जितने भी टर्म्स होंगे, सभी के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. तभी वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा. तभी वो इक्वेशन क्या होगा? अदरवाइज नहीं होगा. समझ में आ रहा है क्या? इसके पीछे लॉजिक क्या है कि आप सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही तो ऐड कर सकते हो और सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही क्या कर सकते हो? सबट्रैक्ट. आप वेलोसिटी से वेलोसिटी को ही क्या करोगे? ऐड. वेलोसिटी से फोर्स को ऐड तो नहीं करोगे ना. तो अगर ये भी वेलोसिटी ये भी वेलोसिटी, तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम. और इन दोनों से मिलके जो मिलेगा वो भी तो क्या होगी? वेलोसिटी. 20 मीटर पर सेकेंड प्लस 30 मीटर पर सेकेंड इज 50 मीटर पर सेकेंड. दो वेलोसिटी का सम भी क्या होगा? एक वेलोसिटी होगा ना. तो ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी क्या होगी? वेलोसिटी. आ रहा है क्या समझ में? वेलोसिटी से आप फोर्स को या वेलोसिटी से एक्सेलरेशन को ऐड या सबट्रैक्ट नहीं कर सकते. बोलो क्लियर है? तो इसलिए हाँ, मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हो. मल्टीप्लाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आपस में कर सकते हो. जैसे मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई किए, क्या मिला? फोर्स. लेकिन क्या मास को एक्सेलरेशन से ऐड कर सकते हो क्या? नहीं. बोलो क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है. समझ में आ रहा है? तो वही फिजिकल क्वांटिटीज ऐड या सबट्रैक्ट होंगी जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? सेम. बोलो क्लियर है? टर्म्स को कैसे पहचानोगे? जिनके जिनके बीच में प्लस और माइनस का साइन है वो क्या होगा? टर्म. अब मान लो सी जो है, सी मान लो दो तीन फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बना है. मान लो सी की जगह लिखा हुआ है x इंटू वाई बाई जेड. तो ये पूरे को मिला के एक टर्म बोलोगे. एक्स वाई बाई जेड इज सी. तो ऐसा नहीं बोलना कि एक्स वाई और जेड ये तीन अलग अलग टर्म है. नहीं, ये तीनों को मिला के क्या मिलना चाहिए? सी. ये तीनों से मिलके क्या मिलना चाहिए? सी. मतलब ये तीनों मिला के क्या होगा? एक टर्म. आ रहा है क्या समझ में? अभी एग्जांपल से करूंगा तो क्लियर हो जाएगा. जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलो. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलो. पढ़े हो आप लोग 9-10 में? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. पढ़े हो? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ठीक है क्या? अच्छा, एक चीज और समझना.
अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है, अगर कोई इक्वेशन सही है, मान लो कोई नया नया इक्वेशन आया मार्केट में, ठीक है, अब वो चेक करना है आपको वो सही है कि नहीं। कोई भी दे सकता है ना, कोई भी कुछ भी, यूट्यूब आ गया आजकल, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, कोई भी नया नया इक्वेशन दे सकता है। तो वो इक्वेशन वाकई में एक्चुअली सही है कि नहीं, उसका पहला स्टेप ये है कि वो डायमेंशनली करेक्ट तो होना ही पड़ेगा। उसका पहली एलिजिबिलिटी क्या है कि एटलीस्ट उसको क्या होना पड़ेगा, डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट है तो हो सकता है कि सही में भी करेक्ट हो, लेकिन अगर डायमेंशनली गलत है तो फिर पक्का क्या है, वो गलत है। समझ में आ रहा है क्या? तो जब कोई भी इक्वेशन है उसकी करेक्टनेस अगर आपको चेक करना है तो वो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट डायमेंशनली करेक्ट। और अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो उसके लिए हम, है ना, डायमेंशनल करेक्टनेस जानने के लिए, है ना, उसको चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या यूज करते हैं? और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं सभी के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। सभी के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम। बोलो क्लियर है? और टर्म्स किसको बोल रहा हूं, जो भी ऐड हो रहा है या जो भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो एक टर्म होगा। यहां वेलोसिटी एक टर्म है, ये भी एक वेलोसिटी है, ये भी एक टर्म है, और ये दो क्वांटिटी मिलके एक टर्म बनाएगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से दो क्वांटिटीज के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अगर इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ये दो टर्म नहीं है, ये दोनों मिलके एक टर्म बनाएंगे। क्यों? क्योंकि टर्म्स के बीच में ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। किसके किसके बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा? टर्म्स के। आ रहा है समझ में? यहाँ u के साथ कौन ऐड हो रहा है, a की t, दोनों a इंटू टी। u के साथ कौन ऐड हो रहा है, at, तो at एक टर्म होगा। समझ में आ रहा है? at क्या होगा, एक टर्म। समझ में आ रहा है क्या? मैंने बोला ना a का टाइम a इज इक्वल टू b प्लस c है, और c की जगह अगर मान लो ये x इंटू वाई है, तो एडिशन हमेशा किसके बीच में होता है, टर्म्स के बीच में होता है। तो ये एक्स वाई मिला के एक टर्म होगा। बोलो क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे, a का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू b का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स वाई। आ रहा है क्या समझ में? टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होने चाहिए, सेम। क्लियर हो रहा है पॉइंट? पक्का? तो मैं क्या बोलूंगा, देखो, दिस इज वेलोसिटी, ये होती फाइनल वेलोसिटी, ये क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी। ये फाइनल है, ये इनिशियल है, लेकिन है तो दोनों वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम। और at का भी डायमेंशनल फॉर्मूला इन्हीं के जैसे होना चाहिए। चेक कर सकते हैं, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो क्या होगा, m0 l1 t माइनस 1 होगा, होगा। v का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m0 l1 t माइनस 1। क्यों? वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो यहां से मीटर पर सेकेंड की जगह हम लिख सकते हैं क्या, मीटर की जगह l1 अपॉन सेकेंड की जगह t1। तो ये जगह l1 और t ऊपर जाके -1। मास नहीं है इसलिए लिख दिया m0। अगर इतना भी लिखता तो भी चल जाता। बोलो क्लियर है? सो वेलोसिटी चाहे v हो चाहे u हो, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो क्या है, v का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो क्या है, l1 t माइनस 1। u भी एक वेलोसिटी है, उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, बोलो l1 t माइनस 1। बोलो क्लियर है? अब किसका बचा डायमेंशनल फॉर्मूला, at का। वो क्या होगा चेक कर लेते हैं। a इंटू टी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, a का डायमेंशनल फॉर्मूला उसकी यूनिट से पता कर सकते हो। a मतलब एक्सेलरेशन, a क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट बोलो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम की यूनिट बोलो सेकेंड। एक सेकेंड कैंसिल हो गया, क्या बचा, मीटर पर सेकेंड। अगेन मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट है, वेलोसिटी की। किसकी यूनिट है? तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, l1 t माइनस 1। समझ में आया क्या? तो a इंटू टी एक्चुअल में क्या है, वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी। क्योंकि हमने पढ़ा है ना, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम पढ़ा है। सो देयरफॉर t इधर जाएगा तो वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो a इंटू टी एक्चुअल में होता क्या है, वेलोसिटी। क्या होता है, समझ में आ रहा है? सो a इंटू टी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाला,
अगर मान लो याद नहीं है तो इसको स्प्लिट करो, एक्सेलरेशन की यूनिट लिखो और टाइम की यूनिट लिखो। एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम की यूनिट है सेकंड, सेकंड मतलब सेकंड की पावर 1, एक पावर कैंसल होगा नीचे में बचेगा सेकंड की पावर 1, तो ये मीटर है पर सेकंड, अल्टीमेटली क्या है मीटर पर सेकंड, मतलब फिर से ये भी क्या हो गया वेलोसिटी, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला L1t-1। तो यहां से सिंस हमने प्रूफ कर दिया कि वेलोसिटी का, u का और a इंटू टी का तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली क्या है करेक्ट, क्या है डायमेंशनली करेक्ट। समझ में आ रहा है ये कैसे प्रूफ करना है, क्लियर हो रहा है, पक्का नहीं है बेटा, इधर समझ में आ रहा है। तो पहला कंडीशन तो यही होना चाहिए, कोई इक्वेशन सही है कि नहीं, उसके लिए उस इक्वेशन को क्या होना चाहिए डायमेंशनली करेक्ट। तो चलो पहले अपन लिख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डैश करके लिखोगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डैश करके, इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लिखेंगे, इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स on the two sides of the equation are same, if the dimensions of all the terms on the two sides of the equation are same, comma, then the equation is dimensionally correct. If the dimensions of all the terms on the two sides of the equation are same, then the equation is dimensionally correct. समझ में आ रहा है ये, पढ़ लो उसको, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को जो मैंने समझाया है उससे रिलेट कर पा रहे हो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, अगर इक्वेशन के दोनों साइड्स के सभी टर्म्स के डायमेंशन सेम है तो वो इक्वेशन क्या होगा डायमेंशनली करेक्ट। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन इक्वेशन। और टर्म कैसे मिलके बनता है समझ में आ गया। टर्म को पहचानने का तरीका क्या है कि टर्म्स ही आपस में ऐड होंगे या सबट्रैक्ट होंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्योंकि u 80 से 80 के साथ ऐड हो रहा है इसलिए 80 एक टर्म होगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ऑल टर्म्स शुड बी सेम। तो 80 का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके जैसे होना चाहिए, u के जैसे। 80 का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके जैसे होना चाहिए, v के जैसे। और v का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके जैसे होना चाहिए, u के जैसे। और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो लिख लोगे, फर्स्ट क्वेश्चन लिख लोगे, चेक डायमेंशनल करेक्टनेस, चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्वेश्चन के फॉर्म में हो गया, ये मैंने लिख लिया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। अभी बेटा मैं बहुत रॉ लिख रहा हूँ, मतलब इसमें बहुत डेप्थ में जाना है। अभी अपने को वेक्टर पढ़े नहीं है ना, इसलिए मैं पूरा वैसा नहीं लिख रहा हूँ, बस जैसा आप जनरली पढ़े हो ना स्कूल में वैसे ही मैं बता रहा हूँ। v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। अभी अपने को बहुत इसमें डिटेल में पढ़ना रहेगा आगे। मेन अपनी कहानी चालू होती वेक्टर से, ये तो चलो इजी है इसलिए मैं वेक्टर को बचा के रखता हूँ ताकि और एडमिशन हो जाए, क्योंकि वेक्टर जब चालू होता है तो वेक्टर से पूरा फिजिक्स रिलेटेड है, तो उसको अपन पढ़ेंगे तो मजा आएगा आप लोगों को। v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। तो अब इसको लिख लो, सिंस, ऐसा लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंस डायमेंशनल फॉर्मूला v इज L1t-1, u इज L1t-1 और a इंटू टी का मैंने ऐसे सॉल्व किया तो वो भी आ गया L1t-1,
तो सिंस इसके बाद देखो ये सब लिखने के बाद सॉल्यूशन बता रहा हूं, ठीक है ना, ये सब लिखने के बाद अब आप लिखोगे कि सिंस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ at, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। समझ में आ गया? तो अपने को पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि सभी टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सेम, ठीक है, और फिर आप बोलोगे कि हेंस इन सभी का डायमेंशनल, क्योंकि इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहा है इसलिए ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है क्या बेटा? ठीक है, खेम प्रकाश, ठीक है, गुड। बेटा मेरा रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग देखते चलो, क्योंकि अगर आपको है ना आगे बढ़ना है तो आपको पीछे का रिवाइज करना पड़ेगा। अगर जो बच्चे अटेंड नहीं किए वो लेक्चर 1, 2 और 3 को अच्छे से देख लो, ठीक है। तेजल आप देख लेना, और अर्जुन पूरा देख लेना, अटेंड नहीं किए हो। और जिसको डाउट भी रहता है वो रिकॉर्डिंग से भी देख के क्लियर कर सकते हो, और मेरे से भी पूछ लेना अगर नहीं समझ में आएगा कुछ तो, ठीक है। अब देखो मैं क्या यहां तक लिख लिए थे क्या आप लोग? लिख लिए थे? अब देखो क्या है कि अगर सभी टर्म्स, अगर कोई इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को पास कर लेता है तो जरूरी नहीं कि वो इक्वेशन सही ही हो, हाँ, लेकिन पहला स्टेप क्लियर हो गया कि डायमेंशनली करेक्ट है तो हो सकता है कि क्या हो जाए, करेक्ट। बोलो क्लियर है? अब हमको तो पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ये वाला तो सही है क्योंकि बहुत पहले का है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी नया नया नहीं आया मार्केट में, पहले से ही है, तो ये सही है। अगर सही है तो डायमेंशनली भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। लेकिन मान लो अगर इक्वेशन ऐसा आता v इज इक्वल टू यू प्लस 280, मान लो ऐसा आता, ठीक है, तो डायमेंशनली तो ये भी करेक्ट हो जाता। क्यों करेक्ट होता डायमेंशनली बोलो? क्योंकि 2 को तो कंसीडर नहीं करोगे ना, 2 तो एक नंबर है, नंबर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो 2 का तो डायमेंशन फिर से नहीं आएगा ना, फिर से किसका डायमेंशन आएगा, a इंटू टी का। तो फिर से हम प्रूफ कर देंगे कि u का डायमेंशनल फॉर्मूला, u का डायमेंशनल फॉर्मूला और 280 का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सेम। आ रहा है ना समझ में? तो ये इक्वेशन डायमेंशनली तो सही हो जाएगा। क्यों होगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि हमको प्रूफ करना रहेगा, पहला सीढ़ी ये है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, प्रूफ करो। अब इसमें 2 को तो आप कंसीडर ही नहीं करोगे ना, क्यों? क्योंकि ये डायमेंशन, इसका तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ at, फिर से होगा क्योंकि 2 इज अ डायमेंशनलेस नंबर, डायमेंशनली तो उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। बोलो क्लियर है? तो फिर से ये प्रूफ हो जाएगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 80, तो आप बोलोगे दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन क्या ये एक्चुअल में करेक्ट है क्या? नहीं, क्योंकि एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस। बोलो क्लियर है? तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला के नॉलेज से, डायमेंशनल एनालिसिस के नॉलेज से सिर्फ इतना ही बता सकते हो कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। एक्चुअल में करेक्ट है या नहीं है वो आप नहीं बता सकते। दिस इज द लिमिटेशन। ये क्या है, लिमिटेशन है। बोलो क्लियर है? ये डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन है कि अगर कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ जाए तो उसके बारे में आप नहीं बता सकते, उसके बारे में आप नहीं बता सकते। बोलो क्लियर है? क्या समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। चेक द dimensional correctness of second equation of motion.
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बेटा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पढ़े हो आप लोग? s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, u क्या है, स्पीड या वो वेलोसिटी, बोलो दोनों चीज सेम है। t इज टाइम, a इज एक्सेलरेशन। पढ़े हो आप लोग सेकेंड इक्वेशन, सुने हो कि नहीं? तो आपको क्या चेक करना है, डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर से क्या लगाओगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इक्वल के जितने भी साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड जितने भी टर्म्स है, सभी के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। तो स्कूल में ये क्वेश्चन आता है, चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस। तो आप क्या प्रूफ करोगे पहले कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ s शुड बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ut, इट शुड बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ at स्क्वायर। हाफ को तो हटा दोगे, हाफ तो सिंपली एक नंबर है ना, हाफ इज डायमेंशन है ना, हाफ का कोई डायमेंशन होता नहीं है। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया है ना, आप बोलोगे सिंस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ s इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ut इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ at स्क्वायर, हेंस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। आगे क्या, शाश्वत गुड, श्वेता का आ गया, अर्जुन का आ गया गुड, श्रेया, साक्षी, अथर्व आ गया, फैजान गुड। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने नहीं पढ़ा है, मैंने हिंट दिया है, इट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और मैं बता रहा हूं s क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दोनों बोल सकते हो। अभी फिर से मैंने ये फॉर्मूला भी रॉ बताया, अभी इसकी डिटेलिंग में नहीं गया हूं, ठीक है। u इज स्पीड या वेलोसिटी भी बोल सकते हो, t इज टाइम, a इज एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको मैं डिस्टेंस बोलूं या डिस्प्लेसमेंट, अभी के लिए मतलब सेम है, क्योंकि मुझे इसका डायमेंशन से मतलब है। डिस्टेंस बोलूंगा तो भी डायमेंशन क्या होगा, लेंथ के बराबर, और डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा तो भी किसके बराबर, लेंथ के बराबर। स्पीड बोलूंगा तो भी डायमेंशनल फॉर्मूला L1t - 1, वेलोसिटी बोलूंगा तो भी L1t - 1। इसलिए अभी मैं डिस्टेंस भी बोल दे रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट भी बोल दे रहा हूं, आपको इसका डायमेंशन जानना जरूरी है। आगे क्या बन गए, आशी बना, किसका किसका आ गया है, हैंड्स अप करेंगे। विवेक का, फैजान का आ गया, अथर्व का आ गया है, अथर्व आया, शिवांगी का आ गया, श्रिया का आ गया है, अंशिका का आ गया है, अभी ठीक है ना, आशी का आ गया, तेजल का आ गया है, श्वेता का आ गया है, आयशा, हेम प्रकाश आ गए, अथर्व आए कि नहीं, प्रणव गुड। चलो फिर से, अब इसका डायमेंशनल करेक्टनेस निकालना है, क्या यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जितने भी टर्म्स है सभी के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। अब टर्म्स कैसे फाइंड करोगे, जो भी ऐड होते हैं वो क्या होते हैं, टर्म्स। अब इस इधर लेफ्ट में एक टर्म है s तो एक टर्म हो गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होना चाहिए, ut के, किसके बराबर होना चाहिए, ut के। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होना चाहिए, हाफ at स्क्वायर के। लेकिन हाफ लिखने का कोई मतलब नहीं है, वो सिंपली एक नंबर है, तो मैं क्या लिखूंगा, सीधा सीधा at स्क्वायर। बोलो क्लियर है बेटा, समझो कॉन्सेप्ट को समझो। ये डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली ये दोनों भी डिस्टेंस होना चाहिए ना, डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस इज अ न्यू डिस्टेंस, 10 मीटर प्लस 20 मीटर इज 30 मीटर। तो डिस्टेंस से ही तो डिस्टेंस को ऐड करोगे ना,
अगर ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को डिस्टेंस से ऐड करके ही तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस। आ रहा है ना समझ में? तो इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। क्लियर हो रहा है? तो क्या लिखेंगे हम, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ S इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ UT इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ AT स्क्वायर। क्लियर है क्या? इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में एक ही टर्म है, राइट हैंड साइड में दो टर्म है, ठीक है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। तो UT किसके साथ ऐड हो रहा है, हाफ AT स्क्वायर के साथ। तो UT और हाफ AT स्क्वायर ये दोनों एक एक डायमेंशन है। अब डायमेंशनली क्योंकि हाफ की इंपॉर्टेंस नहीं, इसलिए मैं नहीं लिखा हूं, ठीक है क्या? चलो, S क्या है बोलो, S क्या है, डिस्टेंस। तो उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, L1। या तो ऐसा लिखूं या तो ऐसा लिखूं, m0 L1 T0, क्योंकि ना ही मास है ना ही टाइम है, तो ऐसा भी लिख सकता हूं, ऐसा भी, दोनों का मतलब क्या है, सेम। बोलो क्लियर है? दूसरा UT, U क्या है, स्पीड, और T क्या है, टाइम। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, फिर से डिस्टेंस। क्या होता है, डिस्टेंस। होता है कि नहीं? स्पीड इंटू टाइम इज अगेन डिस्टेंस। और सॉल्व करके निकालना है तो ऐसा निकालो, U इंटू T का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो U का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटू टाइम। टाइम टाइम क्या हो गया, कैंसल, क्या बचा, L1। फिर से इसका क्या आ गया, L1। समझ में आ रहा है ये? क्लियर है? फिर क्या बचा, A इंटू टी स्क्वायर। A इंटू टी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो फिर से टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कैंसल। आ रहा है ना समझ में? फिर से क्या बचा, L1। तो S का डायमेंशनल फॉर्मूला भी L1, UT का डायमेंशनल फॉर्मूला भी L1, AT स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला भी L1। क्योंकि तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, इसलिए ये इक्वेशन क्या होगा, डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है ना? तो लिख लेंगे सिंस, है ना, ये सब लिखने के बाद फिर आप लिखोगे सिंस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ S इज इक्वल टू UT इज इक्वल टू AT स्क्वायर, therefore this equation is dimensionally correct। तो पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये तीनों का इक्वेशन, तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सेम। तब आप लिखोगे दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। लॉजिक समझ में आया सबको? आदि बन गया था, गुड। अभी इमेजिन करो कि अगर इक्वेशन ऐसा आता है S इज इक्वल टू UT प्लस AT स्क्वायर, तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट होता। लेकिन एक्चुअल में इक्वेशन क्या है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि इसमें हाफ है नहीं और इसमें हम हाफ को काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि हाफ क्या है, डायमेंशनलेस नंबर, उसका कोई डायमेंशन नहीं है। समझ में आ रहा है? डायमेंशंस में हमेशा, डायमेंशनल एनालिसिस में सिर्फ हमको ये देखना होता है कि किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी में कितना मास है, कितना लेंथ है, कितना टाइम है, कितना करंट है, उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की रेसिपी कैसी है। तो हाफ ना मास से बना है, ना लेंथ से बना है, ना किसी से बना है। क्या इसमें कोई फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या? नो। सो इट इज डायमेंशनलेस, इट इज डायमेंशनल। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो इस तरह से आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे और प्रूफ करेंगे दैट द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो गया तो हो सकता है कि वो सही हो, लेकिन अगर इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो पक्की बात है कि वो इनकरेक्ट है। ये लाइन समझ में आई आप लोगों को? क्यों नहीं बना था आयशा आपसे? अच्छा, एस को स्पीड समझे थे। एस क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है? आप लोग एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पढ़ते हो ना, ऐसा कुछ पढ़ते हो ना, कि एक्स पढ़ते हो, एक्स इज इक्वल टू यूटी, ऐसा कुछ पढ़ते हो? एस पढ़ते हो करके मैं एस से लिखा था। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। Check the dimensional correctness
of a given equation. Check the dimensional correctness of a given equation. Check the dimensional correctness of a given equation. Equation लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh. हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh. Check the dimensional correctness of the given equation. अब ध्यान देना, m क्या है बेटा? मास. v क्या है? स्पीड. ये हो गई काइनेटिक एनर्जी और mgh क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी. m क्या है? मास. g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. भले ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन है, लेकिन है तो एक्सेलरेशन ही. उसका नेचर क्या है? एक्सेलरेशन. सो g इज एक्सेलरेशन, h इज हाइट. हाइट भी क्या होती है? लेंथ. बोलो क्लियर है? चलो देखो बना के. G is acceleration due to gravity. ग्रेविटेशन में पढ़ते हो आप लोग? अर्जुन जी नहीं सुने हो? बेटा ये हाफ mv स्क्वायर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी. तो m क्या होगा? ऑब्जेक्ट का मास और v क्या? ऑब्जेक्ट की स्पीड. m ऑब्जेक्ट का मास है, g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h क्या है? ऑब्जेक्ट की हाइट. दोनों साइड आ रहा है? दो ही टर्म है बेटा. एक टर्म mv स्क्वायर होगा, मल्टीप्लीकेशन से मिलके ओवरऑल ये पूरा जो होता है वो एक टर्म बनता है. तो mv स्क्वायर एक टर्म होगा और mgh एक टर्म होगा. बोलो क्लियर है ना? तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ mv स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ mgh. अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो. G is acceleration due to gravity. एक्सेलरेशन है, G कुल मिला के क्या है? एक्सेलरेशन. आदि का बन गया है, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है? और किसका बन गया है? विवेक का. डायमेंशनली करेक्ट है. तेजल, शिवांगी, श्रेया, श्वेता. हाँ, वंशिका. ठीक है, इधर आ गया है. वंशिका का भी आ गया है, शाश्वत का भी आ गया है. आगे अथर्व का आगे. चलो बना लेते हैं. देखो बेटा ये इक्वेशन कुछ ऐसा है, a इज इक्वल टू बी है. ऐसा है ना? जरूर थोड़ी ना हर इक्वेशन में प्लस सी माइनस डी इस टाइप का हो. इसमें दो ही टर्म है, एक टर्म लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा राइट हैंड साइड. अगर ये बराबर ये है तो अगर ये है ना, ये जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वही फिजिकल क्वांटिटी तो ये भी होगी ना, तभी तो ये और ये एक बराबर होंगे. अगर ये फोर्स है तो ये भी क्या होगा? फोर्स. अगर ये एनर्जी है तो ये भी क्या होगी? एनर्जी. एनर्जी कैन नेवर बी इक्वल टू फोर्स. तो है ना, तो दो ही टर्म है, एक टर्म लेफ्ट साइड है और एक टर्म राइट साइड है. हर समय ऐसा नहीं होगा कि प्लस में कुछ ना कुछ हो, ऐसा जरूरी क्या नहीं है. और मैंने बोला था कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करके ओवरऑल करके एक टर्म बनता है. तो ये पूरा एक टर्म है, हाफ को तो गिनेंगे नहीं, ये पूरा एक टर्म है. mv स्क्वायर एक टर्म है और mgh एक टर्म है. समझ में आया?
इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। जो डायमेंशनल फॉर्मूला mv स्क्वायर का है वही डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होना चाहिए? mgh का। बोलो क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये इस फॉर्म में है ना, a इज इक्वल टू बी के फॉर्म में। ऐसा थोड़ी ना दिया कि a इज इक्वल टू बी प्लस सी, हर समय ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये a इज इक्वल टू बी माइनस सी, ऐसा हो जरूरी नहीं है। ठीक है, ये ऐसा है। इक्वल के दो साइड, सिर्फ इक्वल के दोनों साइड एक एक टर्म भी हो सकते हैं। तो एक टर्म है mv स्क्वायर और दूसरा है mgh। चलो mv स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो। गुड, m इंटू स्पीड का स्क्वायर। समझो ये काइनेटिक एनर्जी आप लोग 9th-10th में पढ़ते हो बेटा, इसलिए मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ आपको पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, इतना तो आना भी चाहिए। हाफ एम वी स्क्वायर, m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v इज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। m इज मास, मास के लिए बोलो डायमेंशनल फॉर्मूला m1। ठीक है, अब अलग से पढ़ा करा दे रहा हूं। स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, L1 t माइनस L1 t1 अपॉन में t1, ये होगा। या फिर होगा L1 t माइनस 1, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा? L1 t माइनस 1 का स्क्वायर होगा। तो v स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? L1 का स्क्वायर बोलो। जब भी ऐसा हो l की पावर x की पावर y हो तो l की पावर x इंटू वाई किया करो। बोलो क्लियर है? क्लियर है क्या? a की पावर x की पावर y को हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर x इंटू वाई। तो यहां पर क्या है देखो, l की पावर 1 की पावर 2 है, तो क्या लिखूंगा इसमें? l की पावर 1 इंटू 2, दैट इज l की पावर 2। वैसे t की पावर -1 की पावर 2 है, तो t की पावर -1 इंटू 2 इज -2। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो v स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो गया? L2 t -2। अपने को किसका निकालना है? m इंटू वी स्क्वायर का। मैंने v स्क्वायर का अलग से बता दिया है। m इंटू वी स्क्वायर का क्या होगा? m इज मास, मास के लिए m1, v स्क्वायर के लिए L2 t -2 आ गया। m1 L2 t -2। बोलो क्लियर है? किसी को कोई डाउट है क्या? समझ में आ रहा है बेटा? कुछ डाउट है किसी को? बोलो, डाउट है तो पूछ लिया करो तुरंत। ठीक है, ये मैंने बार बार ये चीजें बता रहा हूं। चलो mgh का बोलो क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला? mgh। ठीक है, mgh का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। चलो mgh। ठीक है, अब समझो निकाल सकते हैं हम। कैसे निकाल सकते हैं? m इज मास m1, g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब चाहे ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन हो या किसी भी के भी कारण है तो एक्सेलरेशन, तो सारे एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सेम। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आप यूनिट से निकाल सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर मतलब L1 और सेकंड स्क्वायर मतलब t स्क्वायर, तो L1 t -2। तो g का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया L1 t -2 आ गया। h इज हाइट, हाइट इज अगेन लेंथ, तो लेंथ के लिए क्या लिखोगे? L1। तो क्या आ गया? mgh का डायमेंशनल फॉर्मूला m1, L1 इंटू L1 इज L2 t -2। समझ में आ रहा है ये? तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ mv स्क्वायर is m1 L2 t -2. Also dimensional formula of mgh is m1 L2 t -2. So this equation is dimensionally correct. समझ में आ रहा है? ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, मैं आपको हर तरीके से बता रहा हूं उसकी कैसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। नोट पॉइंट लिखेंगे। नोट पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, नोट पॉइंट में फर्स्ट, if the equation is dimensionally correct, if the equation is dimensionally correct, then the equation may be correct. If the equation is dimensionally correct,
then the equation may be correct. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, बट इफ द इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, सेकेंड पॉइंट रहेगा बट इफ द इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट then equation will certainly be incorrect. Then equation will certainly be incorrect. Then the equation will certainly be incorrect. समझ में आ रहा है दोनों लाइन? अब मैं जो आपको समझा रहा हूं, मेरा फर्ज बनता है कि आपको लिखाते भी चलो, तो नोट्स पूरा बनाएंगे, कोई चीज छूटे ना, क्योंकि घर जाके आपको पढ़ना है तो आप रिलेट कर पाओगे। अभी मैं बोल दिया आपको लिखाया नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है? तो इसलिए आप लोग नोट्स बनाने में अपने को आलस नहीं करना है, थकना नहीं है, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट नोट पॉइंट, द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन does not guarantee the correctness of the equation. The dimensional correctness of a equation does not guarantee the correctness of the equation. The dimensional correctness of a equation does not guarantee the correctness of the equation. ठीक है क्या? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नोट पॉइंट, it fails when dimensionless quantities such as trigonometric functions, comma, logarithmic function or exponential functions are involved. It fails when dimensionless quantities such as trigonometric functions, logarithmic functions or exponential functions are involved, or exponential functions are involved. बोलो क्लियर है? तो ये आपको डायमेंशनल एनालिसिस से आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि किसी इक्वेशन में क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, क्योंकि साइन थीटा एक्चुअल में क्या है, एक रेशियो है, एंड रेशियो इज सिंपली अ नंबर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब लॉग भी क्या है, एक नंबर है। क्या है? नंबर। जैसे log 2 0.3 होता है, log 1 क्या होता है, 0, log 10 क्या होता है, 1। बोलो क्लियर है? तो log वैल्यू भी क्या है, सिंपली एक नंबर है। नंबर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? तो जहां डायमेंशनलेस क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है वहां पर हम बता नहीं सकते कि वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बोलो क्लियर है? समझ में आया? जैसे पेंडुलम का टाइम पीरियड आपको पता है क्या? सिंपल पेंडुलम का बोलो, पढ़े हो आप लोग पेंडुलम? नहीं पढ़े हो तो समझो, ये एक स्ट्रिंग है। ये क्या है? स्ट्रिंग मेटल की बनी होती है या कोई और एलिमेंट की बनी होगी, और ये एक सॉलिड स्फीयर है। क्या है? एक सॉलिड स्फीयर। इसको बॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉब। अब ये वाइब्रेट करता है। क्या करता है? वाइब्रेट या ऑक्सीलेट करता है। बोलो क्लियर है? ठीक है ना? और इसी के ऑक्सीलेशन के बेसिस पे, है ना, इसी के ऑक्सीलेशन के बेसिस में कई सारी घड़ियां बनती है। रिस्ट दीवार घड़ी देखे हो ना आप लोग? पेंडुलम वाइब्रेट करता है तो उसके हिसाब से सेकंड का कांटा आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन सिंपल पेंडुलम। क्या बोलेंगे? आ रहा है क्या समझ में? यहां से यहां तक जो लेंथ है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज सपोज L। ये रस्सी की लेंथ कितनी है? L। इस बॉब, इसको बोलेंगे बॉब। ये सॉलिड स्फीयर का बना होता है, इसका मास है सपोज करो M। ठीक है क्या?
अब ये यहां से चालू किया चलना, ये वाइब्रेट कर रहा है, यहां से यहां गया, फिर इधर आया, अभी एक चक्कर कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं, अब इधर भी आएगा, इधर आया, फिर इधर आएगा, तब एक चक्कर कंप्लीट होगा। बोलो क्लियर है? एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको उसका टाइम पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है पॉइंट? तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। L is the length of the pendulum and G is acceleration due to gravity। आ रहा है क्या समझ में? अब इस फॉर्मूले को मैं अगर ऐसा लिखूं अंडर रूट एल बाई जी तो भी ये डायमेंशनली करेक्ट है, और ऐसा लिखूं तो भी ये डायमेंशनली करेक्ट है। क्यों? 2 पाई तो एक नंबर है, तो यहाँ 2 पाई होगा या नहीं होगा? 2 पाई इज अ डायमेंशनलेस नंबर, 2 is a number, pi is also a number 3.14। ये दोनों मिलके भी एक डायमेंशनलेस बनेंगे। डायमेंशनलेस क्वांटिटी इनटू डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज अ न्यू डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बोलो क्लियर है? तो ये 2 पाई पूरा डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो इसकी प्रेजेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये डायमेंशनल एनालिसिस से आप नहीं बता सकते। बोलो क्लियर है? ये एक्सपेरिमेंटली आता है। समझ में आ रहा है? तो फिर से जो डायमेंशनल फॉर्मूला अंडर रूट एल बाई जी का होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा मिला के एक टर्म होगा, वही डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होगा? टी का। वही क्या होगा? टी का। चेक करें एक बार, मैं चेक करूं, अब देखना। ये भी फिर से a इज इक्वल टू बी वाला हो गया, यहाँ कोई प्लस माइनस नहीं है। एक टर्म टी हो गया और दूसरा टर्म क्या हो गया? अंडर रूट एल बाई जी। ये पूरा मिला के एक टर्म हो गया। बोलो क्लियर है? मल्टीप्लाई करके भी एक टर्म बन सकता है और डिवीजन करके भी क्या बन सकता है? टर्म। ऑब्वियसली ये इक्वेशन सही है, अभी नया नया तो आया नहीं, पुराना एस्टेब्लिश्ड इक्वेशन है। तो डायमेंशन है ना, फॉर्मूला क्या है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का? 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। ठीक है? एल क्या है? लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस फॉर्मूले में मास ऑफ द बॉब आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो बॉब के मास पे डिपेंड नहीं करता है, वो किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे डिपेंड करेगा पेंडुलम की, और ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। ग्रेविटी चेंज हो जाएगी तो टाइम पीरियड उसी पेंडुलम का क्या हो जाएगा? चेंज। जैसे अगर आप सेम पेंडुलम को मून में लेके जाओगे तो मून की ग्रेविटी अलग है, अर्थ की ग्रेविटी अलग है, तो वहां टाइम पीरियड जो है सेम पेंडुलम का वो अलग आएगा, अर्थ में अलग आएगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना? ये क्या होता है? जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये किस पे डिपेंड करता है? प्लैनेट पे। अर्थ की ग्रेविटी कितनी है? 9.8। मून की ग्रेविटी कुछ और होगी, मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ और होगा, तो इसलिए जी चेंज हो जाएगा मून में जाके, एल तो चेंज नहीं होगा, तो वहां टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा? चेंज। आ रहा है ना समझ में? तो वो ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो खैर वो उसको हम बाद में देखेंगे, टाइम पीरियड को डिटेल में। अभी हमको डायमेंशनली अगर देखना चाहिए कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, उसके लिए मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अंडर रूट एल बाय, यही होगा ना? इट मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अंडर रूट एल बाय जी। इक्वल के लेफ्ट साइड में एक टर्म है टी, और राइट साइड में ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करके एक टर्म बनता है। बोलो क्लियर है? दूसरा टर्म तब होता है राइट साइड में जब कुछ प्लस में होता, जब तक प्लस नहीं आएगा तो एक नया टर्म नहीं आएगा, या जब तक माइनस नहीं आएगा तो एक नया टर्म नहीं आएगा। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? चलो, ये टाइम पीरियड है तो नाम से ही समझ में आ रहा है ये टाइम है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो टाइम का T1। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m0 l0 T1 या सिंपली T1 आएगा क्या? अब अंडर रूट एल बाई जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो, अंडर रूट एल बाय जी क्या होगा? अंडर रूट मतलब क्या होता है? पूरे का पावर हाफ। ये पूरा अंडर रूट में मतलब पूरा का पावर क्या होगा? हाफ। अंडर रूट है मतलब पावर हाफ। अब एल मतलब लेंथ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L1 अपॉन जी क्या है? एक्सेलरेशन। भले ग्रेविटी के कारण हो लेकिन है तो एक्सेलरेशन। सारे एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सेम। क्या होगा एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला? बोलो, यूनिट से निकाल सकते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, L1 T माइनस 2। आ रहा है ना समझ में? बेटा T माइनस 2 हो जाएगा ऊपर जाके।
तो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलिए क्या होगा, L1 T माइनस 2। आ रहा है क्या समझ में? L1 क्या हो गया, कैंसल। T माइनस 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, T प्लस 2। क्या लिखूंगा, T प्लस 2 या बोलो T स्क्वायर की पावर हाफ। अब मैंने क्या बताया, a की पावर x की पावर y क्या होता है, a की पावर x इंटू वाई। वैसे t की पावर 2 की पावर हाफ क्या होगा, t की पावर 2 इंटू हाफ। 2 क्या हो गया, कैंसल। क्या बचा, t की पावर 1। आ रहा है क्या समझ में? तो अंडर रूट एल बाई जी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या आ गया, t की पावर 1। और लेफ्ट हैंड साइड में टाइम था, उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, t की पावर 1। बोलो क्लियर है? सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। रूट को लेफ्ट हैंड साइड में जाके अगर स्क्वायर कर देंगे, हाँ रूट को लेफ्ट हैंड साइड जाके अगर स्क्वायर कर देंगे तो t स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर। हाँ, तो वही कर सकते हो, इसको वो कर सकते हो, इधर जी को ले जाओ तो इधर कुछ ना कुछ, फिर जैसे अगर तुम ऐसा सॉल्व करना चाह रहे दोनों को स्क्वायर कर दो, रूट को बस उस तरफ से जाके t स्क्वायर लगा, t है 2 पाई अंडर रूट, चल 2 पाई को हटा दे, अंडर रूट एल बाई जी। क्या करना है बोलो, रूट एल में जाके स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा ना, हाँ तो ठीक है ना, तो वो भी वैसे भी कर सकते हैं। हाँ, तो इधर का डायमेंशन है ना, ये बोल रहा है दोनों साइड स्क्वायर करो, तो टी स्क्वायर लिखूंगा तो ये एल बाई जी हो जाएगा ना। तो अब क्या बोलूंगा मैं, अब लेफ्ट हैंड साइड में कौन हो गया, टी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में कौन हो गया, एल बाय जी। तो अब टी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होना चाहिए, एल बाय जी के। हो जाएगा ना, होगा कि नहीं भाई? ये और ये दोनों का मतलब तो सेम है ना बेटा, क्योंकि रूट करूंगा इसका भाई, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो इसका 2 कैंसिल होगा, ये t बनेगा, और ये क्या होगा, l बाई जी की पावर हाफ। तो दोनों का मतलब तो सेम है ना, ठीक है क्या? आप इस इक्वेशन को कुछ भी कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ओवरऑल होना क्या चाहिए, जो भी टर्म लेफ्ट हैंड साइड में और जो भी टर्म राइट हैंड साइड में, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, आप इसको और कैसे मॉडिफाई कर सकते हो बोलो, दोनों को स्क्वायर करो, चलो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाय जी, जी को इधर ले जाओ, जी इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल, ये लिख दिया। आप इस फॉर्मूले को कैसा भी मॉडिफाई कर सकते हो। तो अब एक टर्म कौन बन गया, जी इंटू टी स्क्वायर, एक टर्म कौन बन गया, एल। अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी टी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल, होगा भाई? बोलो क्लियर है क्या? तो कैसे भी करके आप मॉडिफाई करो, वो इक्वल ही आएगा, दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, सेम। आ रहा है समझ में? G इंटू टी, जी क्या है, जी की यूनिट बोलो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या टी स्क्वायर मतलब सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर कैंसल, मीटर मतलब लेंथ, इधर भी लेंथ इधर भी क्या है, लेंथ। डायमेंशनली क्या हो गया, करेक्ट। समझ में आ रहा है क्या? आप किसी इक्वेशन को कैसा भी मॉडिफाई करके लिख सकते हो, तो सभी का मतलब सेम आएगा। सो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम से हमने निकाला दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। थोड़ा सा बेटा एक ध्यान रखना है कि आप लोगों में से किसी को कोई लेने आते हैं क्या? थोड़ा सा 10-15 मिनट ऊपर नीचे रहेगा ना, और थोड़े दिन बाद मैं फिर 3 आवर्स की लूँगा, क्योंकि थोड़ा डिटेल में अगर हमको फिजिक्स को पढ़ना है तो थोड़ा डिटेलिंग में तो जाना पड़ेगा। ऐसे पढ़ोगे तो फिर नहीं होने वाला कुछ भी, ठीक है? डिटेल में पढ़ेंगे, क्वालिटी वाइज पढ़ेंगे, अदरवाइज एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। पढ़ के देख लेना एनसीईआरटी, ठीक है? नहीं आएगा, उसी को अपन डिकोड करेंगे, ठीक है? लेकिन ये है कि आपकी भी मेहनत इन्वॉल्व होगी बेटा। ऐसा नहीं होगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स इतना हलवा भी नहीं होता कि आपको एक बार में ही पूरा समझ में आ जाए। तरीका बता रहा हूँ, हो सकता है फिजिक्स का कुछ पोर्शन क्लास में ना समझ में आए, हर बार जरूर थोड़ी ना समझ में आते जाएगा, तो घर जाके उसको या तो क्लास में तुरंत पूछना है, शर्माते हो नहीं पूछ पा रहे हो तो क्लास के बाहर पूछो, ठीक है? फिर भी नहीं पूछ पा रहे हो, घर जाके उसको पढ़ो, घर जाके पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएगी। फिर कुछ डाउट आ रहा है तो पूछो। इसके अलावा आपको बुकलेट्स मिली है, मैं क्वेश्चंस भी टिक कराऊंगा क्या क्या करना है,
तो उसके क्वेश्चन बनाओगे तो उससे भी कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो ये अभी आपका लर्निंग प्रोसीजर चल रहा है, पहली बार में सारी चीजें मस्त 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 ऐसा नहीं आएगी, कुछ ना कुछ बीच में दिक्कत आएगी, तो उसको आपको सॉर्ट आउट करना है, आपको पूछना है कि कैसा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगी, है ना, नहीं तो आप कहीं भी कोई नहीं पढ़ा सकता आपको, अगर आप खुद से रेडी नहीं होना पढ़ने के लिए तो आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। तो आपको खुद की भी जिम्मेदारी लेनी होगी, ठीक है, कि है ना, और आपको मेहनत करना पड़ेगा, रिवीजन करते जाओगे, क्वेश्चन बनाते जाओगे तो अपने आप चीजें क्लियर होते जाएगी, ठीक है क्या। तो ये ध्यान रखना। क्या बोल रहा था मैं, कुछ कॉन्सेप्ट कुछ टॉपिक लिखे थे क्या अपन, कुछ नोट पॉइंट लिख रहे थे क्या। हाँ, 4 लिख लिए। 4 नोट पॉइंट लिखे। 4 नोट पॉइंट लिखे हैं। चलो भूल गया अभी, ठीक है, आज इतना ही कर लेते हैं। यहां तक का पढ़ के आओ, आज का लेक्चर हो सकता है कल अपलोड हो जाए, लेक्चर 4 था ये फर्स्ट चैप्टर का, तो 1, 2 और 3 जो अटेंड नहीं किए क्लास उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे 1, 2 और 3 को, ठीक है। और बेटा आज के लेक्चर से रिलेटेड कुछ डाउट है तो ऑफिस में आके पूछ लो आप, ठीक है।